Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज आपके 12th साइकोलॉजी का चौथा लेक्चर है और ये बेसिकली इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी है। तो इसके पहले हमने इस चैप्टर में देखा था कि ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फिर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है वो हमने देखा था, फिर वहाँ पे एक स्पेशल एट्रीब्यूट था इंटेलिजेंस, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। वहाँ पे देखा कि इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर और इंटेलिजेंस के बीच जो एक रिलेशन है वो हम आज पढ़ेंगे। तो अभी मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ अवेल करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप वो ज्वाइन करो और वहाँ पे मैंने इसकी ड्राइव लिंक शेयर कर दी है। और दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन है कि आप मेरे साथ साथ अपने एनसीईआरटी में ऐसे मार्क कर लो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी से ही। वैसे नोट्स डाउनलोड करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स उनको मैंने बस उठा लिया है और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दिया है, तो ये एक प्रिसाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा आपकी एनसीईआरटी। ओके, तो सबसे पहले हम कल्चर और इंटेलिजेंस पढ़ने से पहले इंटेलिजेंस क्या है वो तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि कल्चर बेसिकली क्या है या फिर हम कल्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो कल्चर इज़ ए कलेक्टिव सिस्टम, यहाँ पे ध्यान देना एक कलेक्टिव सिस्टम है, मतलब यहाँ पे सिंगल अपना कुछ नहीं है, सारा चीज़ जो है कलेक्टिव है। मतलब बहुत लोगों से मिलके क्या बना है, कुछ कस्टम्स बने हैं, कुछ बिलीव्स बने हैं, कुछ एटीट्यूड्स बने हैं एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो आर्ट में, लिटरेचर में, हर जगह पे मिलके एक संस्कृति, एक कल्चर ऐसा बन गया है जहाँ पे लोगों के मतलब एक जैसे कस्टम्स उन्होंने बनाया हुआ है, एक जैसे बिलीव्स उनके हैं और एक ही तरह के एटीट्यूड है। तो यही जो चीज़ है सब कुछ मिला के बनता है कल्चर। अब हमारे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वाइगोट्स्काई, उन्होंने कहा दैट कल्चर social context provides a social context in which people live, grow and understand the world around them। तो ये जो कल्चर है ये एक ऐसा हमें कॉन्टेक्स्ट देता है। कॉन्टेस्ट नहीं, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन और कॉन्टेक्स्ट मतलब एक आइडिया। तो कॉन्टेक्स्ट ये देता है जिसके बेसिस पे लोग जीते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं और अपने आसपास जो दुनिया है उसको समझते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in less technologically developed societies, social and emotional skills in relating to people are valued, while in technologically advanced societies, personal achievement founded on abilities of reasoning and judgment is considered to represent intelligence। तो जहाँ पे जो लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड सोसाइटी है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि जो विलेज एरिया है मोस्टली अगर हम देखें, तो वहाँ पे लोगों में एक दूसरे से रिलेट करने की, इमोशनली, मतलब किसी के घर पे अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो बगल वाला घर है वो भी उतना ही दुखी होता है जितना उसके खुद के घर वाले हैं। किसी के घर पे खुशी होती है तो बगल वाले भी इतने ही खुश होते हैं जितना कि उसके खुद के घर वाले हैं। तो ये सोशल एक गैदरिंग वहाँ पे होती है, एक इमोशनल रिलेशन है, इमोशनल एक कनेक्शन है लोगों के बीच में। और जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है, यानी आप सिटी लाइफ में देखिए तो सिटी लाइफ में किसी को उतनी किसी और की उतनी फ़र्क नहीं होता है। तब कोई भी कुछ भी अपना अपना सब देख रहे हैं, किसी के घर पे कुछ हुआ है दूसरे लोगों को पता भी नहीं होता है, ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे लोगों की जो पर्सनल अचीवमेंट है वो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे लोगों से रिलेट करने की, रिलेटिंग टू पीपल आर वैल्यूड, लोगों से रिलेट करना, एक बॉन्ड बना के रखना वैल्यू किया जाता है। ओके, सो Sternberg's notion of contextual or practical intelligence implies that intelligence is a product of a culture। तो स्टैनबर्ग करके एक और साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है कल्चर का भी एक प्रोडक्ट है। मतलब उस कल्चर में लोग जिस तरीके से होंगे उसी तरीके से किसी इंसान का इंटेलिजेंस भी डेवलप होगा। अगर लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा है, मतलब अगर मानो विलेज एरिया है तो वहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा देखा जाएगा लोगों में कि लोग इमोशनल इंटेलेक्ट ज़्यादा है।
कहीं पे अगर मानो सिटी लाइफ में ऐसा है या फिर शहर है जहाँ पे एक कॉलोनी है, एक सोसाइटी है, बच्चों की बहुत अच्छी कोचिंग हो रही है, तो वहाँ पे लोगों की जो मानो लैंग्वेज एबिलिटी, मैथ्स सॉल्व करने की एबिलिटी, ये सारी एबिलिटीज जो है वो सारी मतलब उनमें उनकी इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो ये जैसा वहाँ का कल्चर होगा वैसा ही प्रोडक्ट होगा उस जगह का इंटेलिजेंस। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को कैसा देखा जाता है। सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज प्रमोट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे एक तरीके का बिहेवियर प्रमोट होता है जिसको कि हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। मतलब वो टेक वाली चीज़ में, टेक एरिया में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट होते हैं। ओके, सो इन दिस सोसाइटीज़ persons are very well versed in skills of attention, observation, analysis, performance, speed and achievement orientation। तो उस तरीके की सोसाइटी में लोगों का जो स्किल होता है वो अटेंशन में बहुत वो अच्छे होते हैं, ऑब्जर्वेशन में, एनालाइज करने में, चीज़ों को परफॉर्म करने में, किसी भी चीज़ को, उनकी स्पीड जो है बहुत अच्छी होती है, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं वो लोग। मतलब उनको उनकी जो सारी चीज़ें होती है, जो सारी एबिलिटीज़ होती है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होती है। मतलब किसी चीज़ को अचीव करने की या फिर अपनी जो पर्सनल अचीवमेंट की भी बात अगर है तब भी पर्सनली भी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए इनका ज़्यादा इंटेंशन रहता है, ओरिएंटेड वो लोग उसी में रहते हैं कि पर्सनल अपना चीज़ें खुद का खुद अचीव कर लो। लेकिन इंडिया में ना इसका पूरा उल्टा है। इंटेलिजेंस इन द ट्रेडिशन, इन द इंडियन ट्रेडिशन में अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन कैन बी टर्म एज इंटीग्रल इंटेलिजेंस। इंटीग्रल मतलब एक साथ मिलजुल के एक इंटेलिजेंस ऐसा है। इंटीग्रल मतलब मिलजुल के, विच गिव्स एम्फोसिस ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। तो मैंने बोला ना मिलजुल के मतलब कनेक्टिविटी है लोगों में, और वो कनेक्टिविटी कहाँ है, सोसाइटी में है, और अपना जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से कनेक्टेड है चीज़ें। सो इंडियन थिंकर जो है वो इंटेलिजेंस को इस तरीके से व्यू करते थे फ्रॉम ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव वेयर इक्वल अटेंशन इज पेड टू कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज वेल एज देयर इंटीग्रेशन। तो इंडिया में जो कॉग्निटिव चीज़ें हैं, मतलब जो मेंटल लेवल पे चीज़ें हैं, या फिर जो नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी है जो मेंटल लेवल पे नहीं है, इमोशनल लेवल पे, बाकी चीज़ों की लेवल पे, फीलिंग्स की लेवल पे है, उनको भी वो लोग सेम अटेंशन देते थे, इक्वल अटेंशन देते थे कॉग्निटिव की तरह। और इस प्रोसेस को मतलब बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड वे में, मतलब इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेटेड वे में सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। द संस्कृत वर्ड बुद्धि रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस। तो और इंडिया में अगर हम ऐसे देखें तो बुद्धि माने इंटेलेक्ट अगर है तो कोई बुद्धिमान है, हम ऐसे कहते तो बुद्धि का मतलब हुआ इंटेलिजेंस इंडिया में। बुद्धि अकॉर्डिंग टू जेपी दास इंक्लूड सच स्किल्स एज मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस along with cognitive competence such as knowledge, discrimination and understanding। तो लोगों में क्या है कि सिर्फ नॉलेज नहीं है उनको, अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की, बल्कि इसके साथ साथ उनमें एक्शंस भी है, डिटरमिन्ड एक्शन मतलब अच्छे एक्शन भी है, फीलिंग्स भी है और ओपिनियंस भी है। ओके, तो जैसे अगर हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड या फिर वेस्टर्न सोसाइटी में देखें तो वो लोग टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट है, यानी उनमें जो कॉग्निटिव चीज़ें हैं उनमें नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होंगी, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी अपनी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों की। बट इंडिया में लोग जो है इंटेलिजेंस को बुद्धि के तौर पे देखते हैं, और इनमें जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है यानी नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना चीज़ों के बारे में, इसके साथ साथ उनमें डिटरमिन्ड एक्शंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं और ओपिनियंस भी होती हैं। ओके, सो बुद्धि इज द नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्साइंस, विल एंड डिज़ायर। तो बुद्धि जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब इंटेलिजेंस, अगर हम बाहर जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है उसको भी उसके साथ साथ भी, मतलब एक्सटर्नल इंटेलिजेंस मतलब एक्सटर्नल बाकी सोसाइटी के बारे में, चीज़ों के बारे में जितनी नॉलेज है, कनेक्टिविटी है, उतना ही खुद के बारे में भी जो जानकारी है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज़ आती है, मतलब खुद के बारे में भी उतनी जानकारी है, मतलब खुद के बारे में भी नॉलेज उनको होती है। ओके,
बुद्धि मतलब बुद्धि का मतलब यही है कि उनको नॉलेज ऑफ वन ओन सेल्फ मतलब खुद के बारे में भी नॉलेज है। ओके, अब ना हम यहाँ पे क्या क्या इंटेलिजेंस है, एंटरप्रेन्योर, ये नीचे चला गया। ओके, सो अब हम कुछ इंडियन ट्रेडिशन के रिगार्डिंग कुछ एस्पेक्ट कुछ फीचर्स देख लेते हैं इंटेलिजेंस, जिनको भी हम फैसेट्स करके बोलते हैं। तो फैसेट्स करके आपके बुक में टॉपिक दिया है, फैसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो फैसेट्स का मतलब होता है एस्पेक्ट या फिर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ऐसे कहें तो। ओके, तो सबसे पहले कॉग्निटिव कैपेसिटी। तो इंटेलिजेंस की कौन कौन सी फीचर्स है, तो देखो ये चीज़ें हैं कि किस किस तरीके के इंटेलिजेंस हमने पहले देखा था, तो वही चीज़ों को अब दोबारा दोहरा रहे हैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। एक मिनट। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला हम अगर कॉग्निटिव कैपेसिटी देखें, तो कॉग्निटिव कैपेसिटी में क्या आता है, सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कॉग्निटिव लेवल पे क्या क्या कैपेसिटीज़ होती है लोगों को, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में उतना मतलब प्रॉपर सेंसिटिविटी होना, प्रॉपर सेंसिटिव होना, समझना, साथ में मतलब वही है समझना, डिस्क्रिमिनेट कर पाना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, एंड देन इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाना। ओके, मतलब ये कॉग्निटिव लेवल पे आता है। कॉग्निटिव का मतलब सीधा सीधा है मेंटल लेवल, है ना। तो मेंटल लेवल पे क्या क्या चीज़ें आएगी वही कॉग्निटिव है, बस सीधी सी बात है। फिर हमारा आता है सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर रिस्पेक्ट मतलब जो एक होते हैं ना कि हाँ पापा है, बड़े पापा है, दादाजी हैं, नाना जी हैं, तो ऐसे जो सोशल ऑर्डर होती है कि इसके बाद ये आएंगे, ऐसे रिस्पेक्ट वगैरह चीज़ें होती है। फिर कमिटमेंट टू एल्डर्स, एल्डर्स की बातें सुनना, उनको अगर कोई कमिटमेंट दिए तो उसको पूरा करना। द यंग एंड नीडी, कंसर्न अबाउट अदर्स, रिकॉग्नाइजिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, लोगों के पर्सपेक्टिव को समझना। फिर जो यंग है उनको हेल्प करना, जो नीडी है उनको भी हेल्प करना, उनके बारे में कंसर्न रहना, यही सारी चीज़ें हैं। जैसे आप नहीं होते कि बच्चा कोई होता है उसको कुछ चीज़ चाहिए होता है तो आप उसको दे देते हो कि चलो ठीक है बच्चा है। कोई बुजुर्ग आदमी होता है वो रोड क्रॉस करना चाह रहा होता है, नहीं कर पाता है, तो आप उसको करवा देते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल में क्या आएगा, सेल्फ रेगुलेशन आता है, खुद को रेगुलेट कर पाना, सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद को मॉनिटर कर पाना, देख पाना कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे सारे ये सारी चीज़ें। देन इमोशंस आपके कैसे हैं, ऑनेस्टी आप हो कि नहीं, पोलाइटनेस अपने अंदर लाना, गुड कॉन्डक्ट एंड सेल्फ इवेल्युएशन। गुड कॉन्डक्ट एंड सेल्फ इवेल्युएशन यानी अपने आप को इवेल्युएट करते रहना, देखते रहना कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मतलब एक वही इवेल्युएट करते रहना, एक मॉनिटरिंग करते रहना। फिर है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आप में कमिटमेंट है काम वगैरह करने की। मैं काट देती हुई ये सारी चीज़ों को, मैंने पेन ना चेंज करा है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कि आप कमिटेड हो, फिर परसिस्टेंस हो, पेशेंस है आप में, हार्ड वर्क करते हो, विजिलेंस है, एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स है आप में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी कल्चर और इंटेलिजेंस वाला पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब तक हम इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात करते आ रहे थे, अभी हम इमोशन के रिलेटेड इंटेलिजेंस जो होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, हम उसको देखेंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली, सबसे पहले इसको थोड़ा जूम करते हैं, अब देखते हैं इसको थोड़ा। अरे अब ठीक है। So, emotional intelligence is a set of skills that underlie accurate appraisal, expression, and regulations of emotion. तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो स्किल्स है जिसके द्वारा आप अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाते हो, समझ पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो, अपनी भी और दूसरों की भी। सो इट इज़ द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस। आप ऐसे कह सकते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप में जो फीलिंग्स है वो बात यहाँ पे आ गई, मतलब इट इज़ द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, फिर है द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सैलोवे एंड मेयर हु कंसिडर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एज। तो सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया करा था सैलोवे एंड मेयर ने, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को बताया था द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशन, अपना भी और लोगों का इमोशन को भी मॉनिटर करना आता है, टू डिस्क्रिमिनेट
among them उनमें डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, एंड टू यूज़ द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन, और उस इमोशन को आप यूज़ करके अपने आप को गाइड कर पाते हो और सही एक्शन आप ले पाते हो। समझ आ गया? इमोशनल क्वोशंट EQ, जैसे IQ होता है वैसे EQ होता है, इज़ यूज टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस इन द सेम वे एज IQ इज़ यूज टू एक्सप्रेस इंटेलिजेंस। बहुत अच्छी बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? रेफर टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। जो इमोशनल इंफॉर्मेशंस होती है, जो फीलिंग्स रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आप उनको बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाते हो और बहुत एक्यूरेटली और एफिशिएंटली उनको प्रोसेस कर पाते हो। प्रोग्राम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस वाली प्रोग्राम्स रखा गया है जिससे उनकी एकेडमिक अचीवमेंट इम्प्रूव होती है, उनके जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो रिड्यूस होता है, और साथ में प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर भी एक ज़िंदगी है, स्कूल के बाहर भी एक ज़िंदगी है, उसके लिए भी उनको तैयार करता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन्स। तो अब कोई इंसान अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? सो परसीव्ड एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। कोई अगर इमोशनल इंटेलिजेंट होगा वो आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से परसीव कर पाएगा, मतलब समझ पाएगा, और इन फीलिंग्स और इमोशन के टूवर्ड्स सेंसिटिव भी होगा, मतलब वो सेंस होगा उसमें, समझ पाएगा वो। देन परसीव एंड बी सेंसिटिव टू वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशन। जितने भी टाइप होंगे इमोशंस के उनको भी बहुत अच्छे से परसीव कर पाएगा। इन अदर्स बाय नोटिसिंग देयर, नोटिंग देयर, नोटिंग या फिर नोटिसिंग आप कह सकते हो, बाय नोटिंग देयर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन, फेशियल एक्सप्रेशन। कोई भी बंदा जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के, वॉइस को सुन के, टोन को सुन के, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आप किस तरीके के इमोशन फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो, उसको परसीव कर सकता है, समझ सकता है। Relate to your emotions to your thoughts so that you can take them into account while solving problems and taking decisions। आपके इमोशन से, आपके थॉट से वो बंदा रिलेट कर पाएगा और आप अपनी प्रॉब्लम में या फिर डिसीजन लेने में उसके साथ सॉल्व कर सकते हो, उसके थ्रू इस प्रॉब्लम को, या फिर उसकी मदद ले सकते हो, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके। अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस। आपकी इमोशन का क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या आपके इमोशन की इंटेंसिटी है, मतलब आप ज़्यादा फील कर रहे हो, कम फील कर रहे हो, मॉडरेट फील कर रहे हो, या फिर उसका इन्फ्लुएंस आप पर क्या होगा, वो चीज़ें वो समझ पाएगा। कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशन विल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स टू अचीव हार्मोनी एंड पीस। और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, रेगुलेट कर पाता है जब वो खुद के साथ भी डील कर सकता है और डील करता है, और लोगों के साथ भी, और इस हिसाब से उनमें पीस और हार्मोनी यानी शांति बनाए रखने की एबिलिटी होती है। तो आप समझो अगर आपके पास एक पार्टनर ऐसा होगा जो बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होगा तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है, अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे तब भी आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन इससे और अच्छी बात ये होगी कि वो पार्टनर या फिर वो फ्रेंड अगर आप खुद बनो तो कितना अच्छा होगा, आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे, कितना सही रहेगा। सिर्फ लोगों के लिए नहीं भी, आप खुद के लिए भी कर पाओगे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ स्पेशल एबिलिटीज़, उनको हम देखेंगे क्या क्या है। चलो ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो हमने हेडिंग देख लिया स्पेशल एबिलिटीज़, अब वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्पेशल एबिलिटी है वो है एप्टीट्यूड। कितने हैं हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एप्टीट्यूड टेस्ट, क्रिएटिविटी, हाँ वैसे ज़्यादा वैसे ये है नहीं, इसी चैप्टर को आज ही ख़त्म करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड क्या है? So aptitude refers to special abilities in a particular field of activity। तो अगर आपकी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपकी बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी है तब आपको कहेंगे कि आप में एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। हम इसको डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले देखते हैं
So it is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. तो किसी में वो एबिलिटी है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल को या फिर मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड में वो बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकता है अगर उसको सही से नॉलेज दिया जाए, सही से ट्रेनिंग दिया जाए। ओके, द नॉलेज ऑफ एन एप्टीट्यूड कैन हेल्प अस टू प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। अगर हमें किसी की एप्टीट्यूड की नॉलेज होगी तब हम उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को अच्छा होगा या बुरा होगा उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। किसी में मैथ्स की एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो अगर हम उसको मैथ्स की कोचिंग दे, अच्छे से अच्छी वाली कोचिंग दे, तो हम ऐसे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड वगैरह होती है तो उनमें वो बहुत अच्छा करेगा, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, और वो ये भी इंडिकेट करता है कि अगर उसको अच्छी कोचिंग, अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसमें वो कैपेसिटी होगी टू एक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज, इस फील्ड के बारे में, मैथ्स के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने में उसमें कैपेसिटी होगी। ओके, देयर आर सर्टेन एरियाज इन विच सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स डू नॉट डू वेल। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि मानो कोई बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे वो अच्छा नहीं है। मतलब कोई बंदा साइंस में बहुत अच्छा है, साइंस में बहुत अच्छा है, मैथ्स में भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, उसकी हिंदी जो है बहुत ख़राब है। तो साइंस और मैथ्स में वो अच्छा बच्चा अच्छा है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश ख़राब है, उसकी हिंदी ख़राब है, जबकि साइंस और मैथ्स बहुत अच्छा है। तो इसीलिए क्या होता है, हम ऐसे कहते हैं कि एप्टीट्यूड जो है वो एक स्पेसिफिक फील्ड की एबिलिटी होती है, ना कि ओवरऑल। दे हैव स्पेसिफिक एबिलिटीज लाइक बीइंग गुड इन मैथ्स, लिटरेचर, सिंगिंग, डांसिंग एंड इंग्लिश एट्सेट्रा। तो हर एक बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट भी जो कि हर फील्ड में नहीं अच्छा कर पाते, उनमें स्पेशल एबिलिटीज़ होती है, कुछ मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ सिंगिंग में, कुछ इंग्लिश में, ऐसा। So this specific skills and abilities are called aptitude. With proper training, these abilities can be considerably enhanced. इनको हम enhance कर सकते हैं अगर हम उनको proper training दे तो। Okay. फिर next हमारा special ability है interest. अब इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रेफरेंस, हम क्या प्रेफर करते हैं। ओके, तो किसी भी एक्टिविटी को हम प्रेफर करते हैं या नहीं, वो हुआ हमारा इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड इज अ पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट बेसिकली होता है किसी का प्रेफरेंस और एप्टीट्यूड होता है पोटेंशियल। यहाँ पे आप देखो, तो इंटरेस्ट अगर है तो वो इस चीज़ को प्रेफर करता है, हम ऐसा कहेंगे कि वो उस चीज़ को प्रेफर करता है। लेकिन अगर उसमें पोटेंशियल है तब हम कहेंगे उसका ये एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड का मतलब किसी चीज़ को करने की पोटेंशियल होना, और इंटरेस्ट मतलब वो उसको प्रेफर करता है करना। मतलब आप ऐसे समझो कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं गाना गाऊँ, लेकिन मुझे गाना नहीं आता, तो यहाँ पे मेरी इंटरेस्ट होगी सिंगिंग में, लेकिन मेरी एप्टीट्यूड नहीं है, वैसे सच में नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं गाना सुनती रहती हूँ, गा तो नहीं पाती हूँ। सो ए पर्सन में बी इंटरेस्टेड इन ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी बट may नॉट हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट। बहुत सही बात है, हो सकता है आपको किसी काम में, किसी जॉब में इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपके पास उतनी पोटेंशियल नहीं होगी कि आप उस चीज़ को कर पाओ। सिमिलरली हो सकता है आपको किसी काम को करने के लिए बहुत पोटेंशियल हो, लेकिन आप में इंटरेस्ट नहीं है। सो इन बोथ केसेस द आउटकम विल नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री। और दोनों ही काम में अगर दोनों ही केसेस में अगर आप कुछ भी करोगे तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। A student with high mechanical aptitude, strong interest in engineering is more likely to be successful mechanical engineer। तो अगर किसी का मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत सही है और उसकी इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट भी है, मतलब उसमें एप्टीट्यूड भी है और इंटरेस्ट भी है, तब जाकर दोनों मिल के हम कह सकते हैं कि बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि वो बाद में जाके एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाए, स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए। ओके, अब हम पढ़ते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। सो एप्टीट्यूड टेस्ट आर अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। पहला तो इंडिपेंडेंट जो कि स्पेशलाइज्ड हम कहेंगे, एंड दूसरा है मल्टीपल जो कि जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है।
अब दोनों क्या है हम देख लेते हैं। उसमें भी क्या है, बहुत सारी और भी टेस्ट है जिनको कि हम कहते हैं कि क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, मैकेनिकल एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड टाइपिंग एप्टीट्यूड और इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वहाँ पे हमने देखा था ना कि कौन कौन से दो तरीके की टेस्ट, एक है इंडिपेंडेंट और एक है जनरलाइज्ड। तो इंडिपेंडेंट में और भी बहुत सारे जो टेस्ट है उनमें इंडिपेंडेंट में आएगा क्लरिकल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, टाइपिंग, ये सारी चीज़ें। सो टेस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज, और बैटरीज के फॉर्म में भी मतलब टेस्ट बैटरीज के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, विच मेजर्स एप्टीट्यूड इन सेवरल सेपरेट बट होमोजेनियस एरियाज। होमोजेनियस मतलब इक्वल एरियाज, मतलब वो भी एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं लेकिन इक्वल एरियाज में। होमोजेनियस यानी सेम, सेम कहो या फिर आप इक्वल कहो। ओके, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो उनमें से पहला है डेट, जिसको कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर है GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, देन आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी ASVAB आर वेल नोन एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। तो टेस्ट जो है टेस्ट बैटरीज के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और ये लोग एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं लेकिन सेपरेटली करते हैं, लेकिन होमोजेनियस एरियाज में करते हैं, मतलब इक्वल एरियाज में या फिर सेम एरियाज में। ओके, और इन सारी जो भी टेस्ट है इनमें सबसे जो पॉपुलर है या फिर सबसे जो कॉमन है जो कि हम एजुकेशनल सेक्टर में यूज़ करते हैं वो है डेट, जो कि हमारे ग्रेजुएशन में भी है। मैंने बस थोड़े 1 या 1.5 महीने पहले मेरा प्रैक्टिकल था, उसमें मैंने डेट परफॉर्म करा, तो मुझे बहुत सही लग रहा है इसको पढ़ाने में क्योंकि ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो ये डेट जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है एजुकेशनल सेटिंग में। इसके 8 सब टेस्ट होते हैं, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग्स एंड लैंग्वेज यूज़। उनमें हर एक में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनको करना होता है, फिर उनका एक करेक्ट आंसर की दिया जाता है और एक इनकरेक्ट आंसर की दिया जाता है, और आपको आंसर निकालने के बाद उस करेक्ट आंसर की से मैच करना होता है। मतलब इनकरेक्ट नहीं, आपको प्लेन ब्लैंक दिया जाता है, एक्चुअल में करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट नहीं, ब्लैंक दिया जाता है और एक करेक्ट दिया जाता है। ओके, सो JM ओझा हैज़ डेवलप्ड एन इंडियन एडेप्टेशन ऑफ डेट। तो ये जो डेट इतना पॉपुलर है इसका इंडियन एडेप्टेशन किसने करा है? JM ओझा जी ने। याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, इसको मार्क करो, रेड मार्क, BVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब शायद हमारा लास्ट टॉपिक है, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं भाई, हाँ लास्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी। अब हमारा है लास्ट टॉपिक। सो इंडिविजुअल वेरी, अब क्रिएटिविटी क्या है मुझे समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, बट हम इसको, इसमें जो भी है थोड़ा बहुत लिखा क्या है हम उसको पढ़ लेते हैं। वैसे मैं ना बहुत ऐसे एज्यूम करती हूँ कि आप लोग 12th में आए हो, आप लोग साइकोलॉजी कर रहे हो, तो थोड़े बहुत इंटेलेक्ट तो आप लोग होंगे। सो individuals vary in terms of the level and areas in which they exhibit creativity, and that all may not be operating at the same level। तो लोगों में बहुत वैरायटी होती है कि किस इंसान में किस तरीके का क्रिएटिविटी हो, बहुत अलग अलग मतलब लेवल पे और अलग अलग एरियाज पे लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सबका जो ऑपरेट करने का लेवल है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन को देखो तो बहुत हाई इंटेलेक्ट होते हैं, बहुत हाईली क्रिएटिव होते हैं, वो सर लैब वगैरह में काम करते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, नई नई चीज़ें मतलब नई थ्योरीज, नई थ्योरम वगैरह निकालते हैं। और उसी के सेम लेवल पे, मतलब सेम लेवल पे नहीं, सेम तरीके से अगर हम देखें तो जो कारपेंटर होता है, जो पॉटर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, उनका भी काम क्रिएटिविटी का है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन का और जो कारपेंटर और पोटर का जो लेवल है वो नहीं मैच करता है। तो इसीलिए क्रिएटिव दोनों हैं, एग्जिबिट क्रिएटिविटी इन एन बट डज नॉट ऑपरेट एट द सेम लेवल। समझ आ गया? नेक्स्ट है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एग्जाम्पल्स ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। तो एक आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है, जैसे हमने यहाँ पे कहा है ना कि सेम लेवल का नहीं है, तो हाईएस्ट लेवल का क्या है ऐसा एक एग्जाम्पल। अगर आप उससे पूछे कि क्रिएटिविटी का हाईएस्ट लेवल का आप एक एग्जाम्पल दो,
तो आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो होगा, जिससे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल के आते हैं, जैसे कि नए आइडियाज़ आते हैं, फैक्ट्स वहाँ पे आया है, थ्योरी आया है और एक प्रोडक्ट भी आया है। ओके, फिर है although no amount of training can transform an average person to the level of Tagore or Shakespeare, but it is also true that every individual can raise his or her level of creative potential beyond his present level. हाँ, ये सच है कि किसी भी इंसान को कितना भी आप ट्रेनिंग दे दो, वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनेगा, शेक्सपियर नहीं बन सकता, लेकिन उसकी प्रेजेंट लेवल पे जो भी क्रिएटिविटी है उससे तो रेज हो ही सकता है, उससे तो वो बढ़ ही सकता है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा ही सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। अब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशंस है हम वो देखेंगे। ओके, सो अभी a person who has the ability to learn faster and reproduce accurately may be considered intelligence more than creative unless he/she devises new ways of learning and doing. तो कोई इंसान कितना फास्ट सीख सकता है किसी चीज़ को और कितना एक्यूरेटली उस चीज़ को एक आउटपुट दे सकता है, कितना एक्यूरेट उस चीज़ का सीखने के बाद आउटपुट दे सकता है, उस हिसाब से हम बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर वो कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन हम उसको क्रिएटिव तक नहीं कहेंगे जब तक कि कोई वो नया सीखने का तरीका ना लेके आए। यानी किसी चीज़ को एक इनपुट देके उससे आउटपुट निकालना कोई अगर कितना भी एक्यूरेटली करे तब वो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जब किसी एग्जिस्टिंग चीज़ से कोई नई चीज़ ना बना सके या फिर नए आइडियाज़ ना सके, नया कुछ डेवलप ना हो, नया कुछ पैदा ना कर सके कोई भी, तब तक वो क्रिएटिव नहीं बनता है। मतलब इंटेलिजेंस मतलब आपको जो है एग्जिस्टिंग जो है आप उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करके उसी लेवल पे आप उसको आउटपुट दे सकते हो, लेकिन यहाँ से कुछ नया नहीं निकला है तब आप क्रिएटिव नहीं हो। मतलब क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, हम ऐसा कहेंगे। क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। ओके, Terman in the 1920s found that persons with high IQ were not necessarily creative. At the same time, creative ideas could come to persons who did not have very high IQ. तो टर्मन थे एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 1920 में देखा कि बंदे का आईक्यू कितना भी ज़्यादा हो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव होगा, और कुछ क्रिएटिव लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उतनी हाई आईक्यू नहीं है। यानी जो आईक्यू है उसका कोई संबंध नहीं होता है किसी इंसान का क्रिएटिव होने से। कोई बहुत आईक्यू वाला हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो क्रिएटिव ना हो। लेकिन कोई बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है वो उतना इंटेलिजेंट ना हो। ओके, सो द सेम पर्सन दस कैन बी क्रिएटिव एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो हाँ, सेम पर्सन क्रिएटिव भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी होगा। सो इसीलिए हम कहेंगे दैट इंटेलिजेंस देयरफॉर बाय इटसेल्फ डज नॉट एंश्योर क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस होने का मतलब ही आप क्रिएटिव हो ये एंश्योर नहीं करता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है क्रिएटिव टेस्ट। ख़त्म है क्या? नहीं भाई साहब, थोड़ा सा तो बचा है, देखना पड़ेगा। सो अब हमारा जो टॉपिक है अगला वो है क्रिएटिव टेस्ट, और इसमें हम देखेंगे क्रिएटिव टेस्ट के कुछ फीचर्स। ओके, फीचर्स का मतलब पता है, कैरेक्टर्स हम ऐसे बोल सकते हैं। सो क्रिएटिविटी जो टेस्ट होती है वो ओपन एंडेड होती है। ओपन एंडेड होने का मतलब वो लोगों को सोचने का मौका देते हैं। द परमिट द पर्सन टू थिंक ऑफ different answers to the questions or problems in terms of his or her experience, whatever they may have been. This help the individuals to go in different directions. तो क्रिएटिविटी टेस्ट इतनी ओपन एंडेड होती है, इतनी इंडिपेंडेंट होती है कि वो लोगों को अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सवाल के जवाब सोचने का मौका देती हैं और उनको अलग अलग डायरेक्शन में भी जाने का देती है। मतलब ठीक है, आपका सवाल अगर किसी एक कॉन्टेक्स्ट में था, आपने सोचा, आपका एक्सपीरियंस कुछ और रहा है, आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हो, दूसरे आप डायरेक्शन में जा रहे हो, देन इट्स ओके फॉर क्रिएटिव टेस्ट। सो देयर आर नो स्पेसिफिक आंसर्स टू क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन क्रिएटिविटी टेस्ट।
कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होता है। Therefore, there is freedom to use one's imagination and express it in original ways. इसलिए आपका इमेजिनेशन को आप यूज़ कर सकते हो फ्रीली, और आपको अपने उस आइडिया को, अपनी इमेजिनेशन को बहुत ही रॉ फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, फिर है क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बनता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एसेस सच एज and assess such abilities as ability to produce variety of ideas, example ideas which are off beaten track, ability to see relationship between seemingly unrelated things, ability to guess cause and consequences, ability to put things into a new context। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत ही डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब एक से बहुत डाइवर्ट हो गए चीज़ें, इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट, मतलब एक चीज़ से पूरा डाइवर्ट तरीके से आ गया। और इसका उल्टा हुआ कन्वर्जेंट, जब मिलके एक जगह पे आ गई, ये हुआ कन्वर्जेंट और ये हुआ डाइवर्जेंट। क्लियर है? तो क्रिएटिविटी टेस्ट जो है डाइवर्जेंट होती है, और उसमें बहुत तरीके की एबिलिटीज़ होती है, जैसे कि आप किसी ऑफ बीट ट्रैक है, कुछ है, मतलब उसका बहुत ही ऑफ बीट है, उसका कोई वो नहीं है, मतलब इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं है, या फिर इतना वो मतलब ऐसे रनिंग टॉपिक नहीं है, हॉट टॉपिक नहीं है, बट उसमें भी आपका कुछ आइडियाज़ है, ठीक है। फिर आप कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनमें एक रिलेशनशिप ढूंढ पा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिनकी आप क्या कॉज हो सकती है, क्या कंसिक्वेंस हो सकता है उस चीज़ का, कोई इवेंट है उसका क्या कारण हो सकता है, उसके होने के बाद क्या कंसिक्वेंस हो सकती है, वो अगर आप गैस कर पाते हो, और आप किसी भी चीज़ को अगर एक नया कॉन्टेक्स्ट दे पाते हो, एक नया कॉन्टेक्स्ट के तौर पे भी सोच पाते हो, तब भी आप क्रिएटिव हो, या फिर क्रिएटिविटी टेस्ट ये भी देखता है। सो अब हम कुछ ये देखते हैं कि सिंस एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी आर वेरीड, टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग डिफरेंट स्टिमुली लाइक वर्ड्स, फिगर, एक्शन एंड साउंड्स। तो जैसे कि क्रिएटिविटी टेस्ट भी बहुत ही वेरिड है, बहुत वैरायटी तरीके से है, इसलिए जो टेस्ट डेवलप हुआ उसमें भी बहुत तरीके की चीज़ें यूज़ की गई, बहुत तरीके की स्टिमुली यूज़ की गई है, जैसे कि वर्ड्स यूज़ किया गया है, फिगर्स, एक्शंस एंड साउंड्स, बहुत चीज़ें यूज़ की गई है। So this test measured general creative thinking abilities like ability to think of a variety of ideas on a given topic, situation, alternate ways of looking at things। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो टेस्ट है ये मेजर करता है जनरल क्रिएटिविटी, जैसे कि थिंकिंग एबिलिटी हो गया कि आप मतलब कोई एक गिवन आपको एक टॉपिक दिया गया है, एक सिचुएशन दिया गया है, क्या आप उसको मतलब उस हिसाब से, मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड कोई नया आइडिया आप सोच पाते हो क्या, या फिर बहुत ही एक मतलब अलग का पर्सपेक्टिव है क्या, मतलब आप किसी जो थिंग है, अल्टरनेट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, यानी आप मतलब कुछ भी चीज़ है उसकी तरफ आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है कि आप जो एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव है, जो एग्जिस्टिंग सोच है, उसके हिसाब से हट के आप कुछ सोच सकते हो क्या, ये चीज़ें भी देखी जाती है। देन प्रॉब्लम्स और सिचुएशन में भी सेम चीज़। देन टू गेस कॉज एंड कंसिक्वेंस, टू थिंक ऑफ अनयूजुअल आइडियाज़, अनयूजुअल जो इतने यूजुअल नहीं, इतने कॉमन है, ऐसे आइडियाज़ आप सोच पाते हो क्या। टू इम्प्रूव एंड टू यूज़ कॉमन ऑब्जेक्ट्स, आस्क अनयूजुअल क्वेश्चंस एंड सो ऑन। अनयूजुअल सवाल आपके मतलब सारा उल्टा पुल्टा हट की चीज़ें अगर आते हैं आपके मन में तो आप क्रिएटिव हो। ओके, अब कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये ना चीज़ें ना थोड़ी पेज में उल्टा पुल्टा हो गया है इस बार। तो सम ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट हु हैव डेवलप्ड क्रिएटिविटी टेस्ट आर, अब कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी टेस्ट को डेवलप करा है, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है गुल्फोर्ड टॉरेंस, अरे लाल को लाल से लाल रंग रहे हैं, तो कौन कौन से हैं, गुल्फोर्ड, टॉरेंस, खटेना, वालच एंड कोगान, परमेश, बाकेर मेहदी एंड पासी। बहुत अजीब अजीब से नाम है, बट आप याद रखना। ओके, तो अब हमने क्रिएटिविटी टेस्ट देखा, अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इंटेलिजेंट टेस्ट। लेकिन उसके पहले अगर आपको इसका PDF अवेल करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, और अगर आपको मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना है तो ये प्रियशी सूत्रधर, ये रही मेरी इंस्टा ID, आप लोग इस पे मुझसे जुड़ सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।
अब हम लास्ट टॉपिक अपना ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं। सो जो इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं वो कन्वर्जन थिंकिंग को मतलब फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह से अगर आपने नॉलेज इकट्ठा करा है तो सब मिलके आपको किसी एक कंक्लूजन पे आना होगा, इसको कहेंगे कन्वर्जन थिंकिंग। So in intelligent test, the person has to think of right solution to the problem and focus on assessing abilities such as memory, logical reasoning, accuracy, perceptual ability and clear thinking. तो यहाँ पे आपको सही सॉल्यूशन सोचना होता है और वो सारी एबिलिटीज़ देखा जाता है जिस करके आपका मेमोरी कितना स्ट्रांग है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी सही है, एक्यूरेसी कितनी सही है, परसेप्चुअल एबिलिटी कितनी है और आप कितना क्लियर आप सोच सकते हो, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। सो देयर इज़ लिटिल स्कोप फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टिनिटी, ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन। तो यहाँ पे स्पॉन्टिनिटी मतलब ऑन द स्पॉट अगर आपके मन में कुछ आया आप उसको एक्सप्रेस करने का बहुत ही कम चांस होता है, बहुत ही कम स्कोप होता है। आपकी ओरिजिनलिटी नहीं होती है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसको ही आपको देखना होता है और आप अपना इमेजिनेशन भी वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। आपको लेक्चर कैसा लगा आप बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और साथ में इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, मेरे साथ जुड़ जाओ और आपकी कुछ अगर क्वेरीज़ हो आप कमेंट में लिखो और नहीं तो आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। चैप्टर 1 हमारा डन और डस्टेड है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हमारा जो रिव्यू क्वेश्चन सीरीज़ है वो ऑलरेडी हमारा लाइव है, तो आप वहाँ से अपने चैप्टर 1 के रिव्यू क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा करो। आज थोड़ा बारिश भी है बाहर, तो वॉइस में थोड़ा सा आपको लगेगा कि नॉइज़ एक्स्ट्रा है, वो बारिश की वजह से है, बट मैं क्लासेस को मिस नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही मेरे घर पे भाई की शादी थी, उसके लिए बहुत लेट हो गया।